आज के चैप्टर का नाम है पेशेंट राइट एंड एजुकेशन। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एनएबीएच में टोटल 10 चैप्टर्स होते हैं और पहले 5 जो हैं वो बेसिकली पेशेंट सेंट्रिक चैप्टर होते हैं और दूसरे 5 जो है वो ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रिक चैप्टर होते हैं। ऑलमोस्ट हम लोग अपने 3 चैप्टर कवर कर चुके हैं पहले पेशेंट सेंट्रिक जो मॉड्यूल है उसके। आज हम चौथे चैप्टर की बात करने जा रहे हैं जो है पेशेंट राइट एंड एजुकेशन मींस पीआरई। पेशेंट राइट एंड एजुकेशन चैप्टर में टोटल 8 स्टैंडर्ड हैं। सो इंटेंट ऑफ द चैप्टर ये कहता है कि सबसे पहले हमें अपने हॉस्पिटल में पेशेंट एंड फैमिली के राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 में हम जो फोकस कर रहे हैं वो पेशेंट की एजुकेशन किस चीज के बारे में, उनकी एडमिशन के बारे में हमें बताना चाहिए, उनको उनकी राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में एडमिशन के समय ही हमें उन्हें एक्सप्लेन कर देना चाहिए कि आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं और क्या क्या अधिकार हैं। पॉइंट नंबर 3 में हम पेशेंट और पेशेंट के फैमिली मेंबर्स को एक्सप्लेन करते हैं एक्सपेक्टेड कॉस्ट के बारे में और हम उन्हें क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं कि अंदाजन क्या खर्चा उनके ट्रीटमेंट या उपचार के दौरान आ सकता है। पॉइंट नंबर 4 में हम फोकस कर रहे हैं कि यदि किसी को कोई कंप्लेंट दर्ज करानी है या किसी भी तरीके की कोई बात रखनी है अस्पताल के मैनेजमेंट के सामने या फिर हॉस्पिटल स्टाफ के सामने, तो वो किस तरीके से अपनी बात को रख सकते हैं और अपनी कंप्लेंट को दर्ज करा सकते हैं। यहां से स्टार्ट होता है स्टैंडर्ड 1। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में टोटल 8 स्टैंडर्ड्स होते हैं और अब हम पहले स्टैंडर्ड के बारे में जानेंगे। स्टैंडर्ड नंबर 1 मतलब पीआरई 1 में कहा गया है द ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेक्ट एंड प्रमोट patient and family rights and inform them about their responsibilities during the care। इसका मतलब है आपको और आपके अस्पताल को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि अस्पताल के स्टे के दौरान पेशेंट और उसके फैमिली मेंबर्स की क्या-क्या जिम्मेदारियां हैं और क्या-क्या अधिकार हैं। ऑब्जेक्टिव एलिमेंट ए में बात की गई है कि हमें हमेशा हर एक पेशेंट को अवेयर करना चाहिए और अवेयर करने के लिए हम 2 तरीके का टेक्निक का प्रयोग करते हैं। एक, हम कुछ पैम्पलेट्स और कुछ लीफलेट्स अपने हॉस्पिटल में जगह-जगह पे रखते हैं जिससे कि हम अपने स्टाफ को मोटिवेट कर सकें कि वो अपने पेशेंट के अटेंडेंट्स को और पेशेंट को एजुकेट कर सकें कि क्या-क्या उनकी जिम्मेदारियां हैं और क्या-क्या उनके अधिकार हैं। इस चीज के लिए हम एक और तरीका अपनाते हैं कि हम अस्पताल में हर एक फ्लोर पे और बहुत सारी जगहों पे हम हिंदी और अंग्रेजी में पेशेंट राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बोर्ड को डिस्प्ले कर देते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में यह कहा गया है कि पेशेंट एंड फैमिली राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर एक्टिवली प्रोमोटेड। यहाँ पे बात की गई है कि हमें हमेशा इस बात पे ध्यान देना चाहिए और फोकस कराना चाहिए पेशेंट और पेशेंट फैमिली मेंबर्स का कि आपके क्या अधिकार हैं और क्या जिम्मेदारियां हैं। ये हम कैसे कर सकते हैं? ये हम कर सकते हैं एक सर्वे के थ्रू और हम उनसे उनके एक्सपीरियंस के बारे में पूछ सकते हैं एक पेशेंट फीडबैक फॉर्म के जरिए भी। ऑब्जेक्टिव एलिमेंट सी में कहा गया है द ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेक्ट पेशेंट एंड फैमिली राइट्स। यहाँ पे कहा गया है कि हर एक संस्था को इन सब चीजों को ध्यान में रखना चाहिए कि मरीज के क्या क्या अधिकार हैं और एनएबीएच स्टैंडर्ड में किन किन अधिकारों के बारे में ज्यादा ध्यान दिया गया है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव एलिमेंट ए में जो बात कही गई थी उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूँ कि क्या क्या जिम्मेदारियां हमें उनको समझानी चाहिए, क्या क्या अधिकार उनको समझाने चाहिए और किन के बारे में उनको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, मेडिकल केयर के बारे में हर एक पेशेंट को ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि वो किस ट्रीटमेंट के लिए आए हैं, क्या ट्रीटमेंट उन्हें दिया जा रहा है, इसके बारे में उन्हें जानने का पूरा अधिकार है। पॉइंट नंबर 2 जहां पे बोला गया है कि उनके स्पेशल प्रेफरेंसेस के बारे में, स्पिरिचुअल रिक्वायरमेंट्स के बारे में
और कल्चरल नीड्स के बारे में हमेशा सम्मान के साथ हमें उन्हें जगह देनी चाहिए और उनको वरीयता देनी चाहिए और साथ ही साथ उनकी सारी बातों को एक बार फोकस जरूर करना चाहिए। चाहे हम उनके पॉइंट को अलाउ करें या ना करें, लेकिन एटलीस्ट एक बार हमें उनकी बात को सुनना चाहिए और हमेशा उनकी सारी बातों को सम्मान पूर्वक ही देखना चाहिए। कौन सी बातें यहाँ पे बात की गई है? उनके धर्म से संबंधित, उनके जाति से संबंधित और उनके पर्सनल अटैचमेंट के बारे में, लाइक कोई व्यक्ति अपने किसी फैमिली मेंबर से ज्यादा अटैच्ड है और अपनी अंतिम समय में वो किसी स्पेशल व्यक्ति के साथ अपनी बातचीत करना चाहता है या मुलाकात करना चाहता है, तो हमें इस तरीके की बातों को भी हमेशा सम्मान पूर्वक देखना चाहिए और हमेशा इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में बात की गई है प्राइवेसी की। हमें हमेशा ये बात ध्यान रखनी चाहिए, जो पेशेंट हमारे यहाँ एडमिट होने आते हैं, उनकी प्राइवेसी और उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी को हमें कभी भी डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। पॉइंट नंबर 4 में कहा गया है प्रोटेक्शन फ्रॉम नेग्लेक्ट और अब्यूज। हमें हमेशा बचना चाहिए मरीज के साथ किसी भी तरीके की बहस करने से और किसी भी तरीके के अपशब्दों का प्रयोग करने से। हमें हमेशा उनके साथ सम्मान के साथ पेश आना चाहिए। पॉइंट नंबर 5 में कहा गया है कि हमें यहाँ पे बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो भी पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा है और उसके ट्रीटमेंट से संबंधित किसी भी तरीके की जानकारी हमें किसी अन्य व्यक्ति के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। हमेशा उनमें उन सारी बातों को कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ मेंटेन करना चाहिए। पॉइंट नंबर 6 में कहा गया है यू हैव एवरी राइट फॉर रिफ्यूजल ऑफ ट्रीटमेंट। आपको हमेशा ये बात के बारे में मरीज और उसके संबंधियों को बताना चाहिए, वो कभी भी किसी भी मोड़ पे किसी भी समय अपने अस्पताल में दी जाने वाले ट्रीटमेंट को रोक सकता है और उसके बारे में पूरी जानकारी भी ले सकता है। नेक्स्ट पॉइंट में बात की गई है डिसीजन मेकिंग की। हम हमेशा हर पेशेंट को इस बात का अधिकार देते हैं वो इस चीज का डिसीजन ले सकें कि उनके लिए क्या सही और क्या गलत है। एग्जाम्पल के तौर पे हम उन्हें हमेशा इस बात के बारे में बताते हैं कि आपके पेशेंट की कंडीशन क्या है, क्या डायग्नोसिस है, किस तरीके का ट्रीटमेंट के और ऑप्शन आपको दिए जा सकते हैं या क्या स्टेटस है पेशेंट का आज की डेट में और लगभग क्या खर्चा आ सकता है। इन सभी चीजों के बारे में हम उन्हें हमेशा समझाते रहते हैं और जो भी उनके डिसीजंस होते हैं वो हमें हमेशा फॉलो करने चाहिए। पॉइंट नंबर 8 में हम फोकस करते हैं एडिशनल ओपिनियंस को लेके, मीन सेकेंड ओपिनियन को लेके। यदि वो किसी अन्य डॉक्टर से, चाहे वो हमारे हॉस्पिटल का डॉक्टर हो चाहे वो किसी और हॉस्पिटल का डॉक्टर हो, वो कभी भी इस चीज को फोकस कर सकते हैं और इस बात पे ध्यान दे सकते हैं कि उनको क्या क्या चीजें बताई गई थी और किस तरीके से उनको सेकेंड ओपिनियन के बारे में जानकारी दी गई थी। यदि वो हमारे हॉस्पिटल के डॉक्टर से सेकेंड ओपिनियन लेना चाहें सेम स्पेशलिटी के या फिर किसी अन्य अस्पताल के डॉक्टर से ओपिनियन लेना चाहें, तो हम हमेशा उन्हें अलाउ करते हैं और उन्हें सेकेंड ओपिनियन के लिए हमेशा ऐसा एक ऑप्शन देते हैं जिसमें कि वो कभी भी उस ऑप्शन को चूज कर सके। पॉइंट नंबर 9 में बात की गई है इन्फॉर्म कंसेंट की। हमें हमेशा पेशेंट और पेशेंट फैमिली मेंबर्स को एक राइट देना चाहिए कि वो हर एक प्रोसीजर से पहले अपनी सहमति के समय एक एक चीज के बारे में जान लें और उसके बाद ही हमें अपनी ट्रीटमेंट के लिए या फर्दर किसी भी तरीके के प्रोसीजर के लिए अपनी सहमति दें। पॉइंट नंबर 10 में बात की गई है टू एक्सेस द मेडिकल रिकॉर्ड। यहाँ पे बात की जा रही है कि जब भी कभी वो अपने पेशेंट के ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहे वो जान सकते हैं, चाहे वो पेशेंट का हॉस्पिटल के स्टे के दौरान हो चाहे वो हॉस्पिटल के डिस्चार्ज होने के बाद हो। वो कभी भी अपने पेशेंट की फाइल से संबंधित जो भी जानकारी चाहते हैं वो ले सकते हैं, इवन उसकी फोटोकॉपी भी मांग सकते हैं। इस चीज का अधिकार है उनके पास। पॉइंट नंबर 11 में कहा गया है नॉलेज ऑफ स्टाफ इंफॉर्मेशन। यहाँ पे फोकस किया जा रहा है कि यू हैव द राइट टू नो द नेम ऑफ एवरी इन्वॉल्व इन योर केयर, एजुकेशन एंड रिलेशनशिप विद द मेडिकल सेंटर। यहाँ पे बात की जा रही है हम हमेशा पेशेंट और पेशेंट के फैमिली मेंबर को अधिकार देते हैं कि वो अस्पताल के किसी भी कर्मचारी के बारे में या किसी भी ऐसे व्यक्ति के बारे में जानकारी ले सकते हैं जो व्यक्ति उनके अपने मरीज का देखभाल कर रहे हैं या किसी भी तरीके का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 12 में बात की गई है फ्रीडम टू पार्टिसिपेट इन रिसर्च।
यहाँ पे बात की जा रही है कि अगर आप किसी भी तरीके की रिसर्च में इन्वॉल्व हैं या आपका मरीज किसी भी तरीके की रिसर्च में इन्वॉल्व है, तो उस समय उनको हमेशा इस बात का अधिकार होता है कि वो उस रिसर्च का हिस्सा बनना चाहते हैं या नहीं। यदि वो रिसर्च का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो उनको एक कंसेंट मीन्स एक सहमति उनको देनी होगी, जो कि रिटन में होगी। पॉइंट नंबर 13 में कहा गया है वॉइसिंग कंप्लेंट। यहाँ पे बात की जा रही है कि हर एक पेशेंट और पेशेंट फैमिली मेंबर को अधिकार है अपनी कंप्लेंट को दर्ज कराने का। पॉइंट नंबर 14 में बात की गई है, यहाँ पे हर एक पेशेंट और फैमिली मेंबर को अधिकार है इंफॉर्मेशन लेने का कि अंदाजे से उनके ट्रीटमेंट में क्या खर्चा आ सकता है। पेशेंट राइट्स में एक जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है ए, PRE 1A, यहाँ पे बोला गया है कि हमें हमेशा पेशेंट पे शीट पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे फोकस करना चाहिए कि किस तरीके से उनकी क्या-क्या जिम्मेदारियां हैं। जैसा अभी हमने आपसे डिस्कशन किया कि आप उनके मरीजों को या मरीज के अटेंडेंट्स को क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताते हो, क्या-क्या उनके राइट्स के बारे में बताते हो। तो पहले हमने आपको सारी जानकारी दी है उनके राइट्स के बारे में और आज हम बात करने जा रहे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, मीन उनकी जिम्मेदारियों के बारे में। पहले हमने उनके अधिकार की बात की और अब हम उनके जिम्मेदारियों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जिम्मेदारियों में सबसे पहला पॉइंट आता है कि हर एक मरीज को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी कोई उनकी देखभाल कर रहा है, चाहे वो डॉक्टर हो, नर्स हो या फिर कोई अन्य स्टाफ हो अस्पताल का, उनको सम्मान से पेश आना चाहिए और हमेशा ही डिग्निटी को मेंटेन करना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 में बात की जा रही है कंप्लाई बाय मेडिकेशन एंड अदर मैटर्स रिलेटेड टू योर हेल्थ। हमें हमेशा इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि जो भी उनका ट्रीटमेंट उन्हें बताया जा रहा हो या जो भी उनको दवाइयाँ बताई जा रही हों, उनको वो समय पे लेते रहें और हमेशा उस चीज़ को फॉलो करें। पॉइंट नंबर 3 में बात की जा रही है कि जो भी हॉस्पिटल के रूल्स एंड रेगुलेशन है, पॉलिसीज हैं या गाइडलाइन हैं, जो भी उनको बताई गई हैं, जो अस्पताल में चारों तरफ डिस्प्ले की गई हैं, उन सभी को वो ध्यान रखें और हमेशा फॉलो करें। पॉइंट नंबर 4 में बात की जा रही है बी अवेलेबल फॉर एनी अपॉइंटमेंट मेड और नोटिफाई द हॉस्पिटल एज अर्ली एज पॉसिबल इफ यू आर अनेबल टू डू सो। यहाँ पे बात की जा रही है कि यदि आप किसी भी तरीके के अपॉइंटमेंट के बारे में या किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन के बारे में हमें सूचित करना चाहते हैं, तो समय रहते ही सूचित करें। ऐसा ना हो कि जब डॉक्टर साहब आ गए, तो आप बता रहे हैं या कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल जब उस काम को करने के लिए आ गया जो उनका प्लान था और अगर आप उस समय बताते हो कि नहीं हम तो ये करना नहीं चाहते हैं या फिर हमें तो ये कराना ही नहीं है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो जो आपको सलाह दी जा रही है, उस सलाह को फ़ॉलो करें और अगर आप उस सलाह को फॉलो नहीं करना चाहते हैं, तो आपको समय रहते उसकी जानकारी पहले से दे देनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में बात की गई है एक्नॉलेजमेंट की कि जब भी कभी हम पेशेंट की कंडीशन के बारे में बात करते हैं, तो हमें उसकी अर्जेंसी को लेके और उसकी एक्सेप्टेंस को लेके एक्सेप्टेंस मीन्स कि हमें हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि हमें दूसरे पेशेंट का भी फ़ोकस करना चाहिए। मीन्स इसमें हम बात कर रहे हैं एक्नॉलेज that some other patient medical condition may be more urgent than yours and accept that your doctor may need to attend them first. Kindly cooperate in such situations. यहाँ पे बात की जा रही है कि यदि आपके अलावा दूसरे जो मरीज अस्पताल में एडमिट हैं, आपके डॉक्टर सीनियर कंसल्टेंट के अंडर में और अगर सिचुएशन आने पे या इमरजेंसी कंडीशन में उस मरीज को पहले देखे जाने की वरीयता दी गई है और प्राथमिकता दी गई है, तो आप इस चीज़ की कंप्लेंट ना करें कि नहीं सबसे पहले आप मुझे देखेंगे, उसके बाद आप उनको देखेंगे। क्योंकि उस पेशेंट की कंडीशन हो सकता है ज़्यादा खराब हो या ज़्यादा सीरियस हो। पॉइंट नंबर 2 में यहाँ पे बात की गई है, प्रोवाइड द हॉस्पिटल विद कॉम्प्रिहेंसिव एंड एक्यूरेट डिटेल अबाउट योर पास्ट मेडिकल रिकॉर्ड and be compliant as regard to taking medication और following any other prescribed treatment। यहाँ पे बात की गई है कि जो भी पेशेंट की डिटेल्स आपको पूछी जाती हैं या आपके पुराने हिस्ट्री के बारे में आपसे बात की जाती है, आपको हमेशा समय पे बताना चाहिए। साथ ही साथ आपको जो भी दवाइयाँ बताई जा रही हैं, जो भी ट्रीटमेंट आपको दिया जा रहा है, उसको हमेशा फॉलो करना चाहिए, आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। नेक्स्ट पॉइंट में बात की जा रही है फॉलो द प्रिस्क्राइब्ड एंड एग्रीड ट्रीटमेंट प्लान एंड केयरफुली कंप्लाई विद द इंस्ट्रक्शन गिवन।
हमेशा आपको उन सारी बातों को ध्यान रखना चाहिए जो कि डॉक्टर साहब आपको बता के जाते हैं एज ए इंस्ट्रक्शन के तौर पे। डू नॉट टेक मेडिकेशन इंडिपेंडेंट ऑफ मेडिकल एडवाइस। कभी भी आपको अपने स्वयं की इच्छा से कोई भी ऐसी दवाई नहीं लेनी चाहिए जिसका सजेशन आपको डॉक्टर के द्वारा ना दिया गया हो। नेक्स्ट पॉइंट में बात की गई है, डू नॉट वेस्ट मेडिकल रिसोर्सेज एंड टाइम अननेसेसरली। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी सुविधाएं आपको दी जा रही हैं मेडिकल से संबंधित, उनको कभी भी आपको वेस्ट नहीं करना चाहिए, उनको कभी भी किसी भी तरीके का नुकसान या क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए, और साथ ही साथ समय का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में बात की गई है, स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व द हॉस्पिटल विजिटर पॉलिसी एज डिस्प्लेड। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए, अपनी एक जिम्मेदारी के समझते हुए या जिम्मेदारी के मद्देनजर रखते हुए, कि आपको जितने अटेंडेंट्स को अलाउ किया गया है या जितने पेशेंट फैमिली मेंबर्स को अलाउ किया गया है विजिटर पॉलिसी के तहत, सिर्फ उतनों को ही आप ध्यान रखें, उनको बुलाएं और उनसे मिलने की बात रखें। उतने से ज्यादा अगर किसी भी अटेंडेंट को आप बुलाते हैं तो कहीं न कहीं अस्पताल के मैनेजमेंट को समस्याएँ आती हैं और फिर बाद में आपको भी समस्याएँ आ सकती हैं। नेक्स्ट, प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। हमें हमेशा अपने वातावरण को सुरक्षित रखने के लिए जिम्मेदारी को समझना चाहिए। यूटिलाइज द हेल्थ केयर सिस्टम एप्रोप्रिएटली एंड डू नॉट अब्यूज इट। हमें हमेशा सिस्टम के बारे में ध्यान रखना चाहिए जिम्मेदारी के तौर पे, और चीजों को और सुविधाओं को उसी के अनुसार ही यूज करना चाहिए, और कभी भी किसी को भी गलत या अपशब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। टू मेंटेन क्लीनलीनेस एंड हाइजीन इन द हॉस्पिटल। हमें हमेशा साफ सफाई को फॉलो करना चाहिए और किसी भी तरीके की गंदगी अस्पताल में दाएं बाएं ना फैलाएं। टू फॉलो हॉस्पिटल सेफ्टी रूल। हमें हमेशा अस्पताल के जो सेफ्टी के रूल्स हैं या जो जिम्मेदारियां हमें बताई गई हैं वो हमें हमेशा समय समय पे फॉलो करनी चाहिए। पॉइंट नंबर PRE1E में कहा गया है कि हमें हमेशा एक्टिवली प्रॉम्प्ट रहना चाहिए। अब यहाँ पे प्रॉम्प्ट रहने के लिए हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात हो रही है प्रमोशन ऑफ पेशेंट एंड फैमिली राइट्स कुड बी डन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। यहाँ पे बात हो रही है पेशेंट के एजुकेशन के बारे में, उनके राइट्स के बारे में, किस तरीके से हम उन्हें समझा सकते हैं, उन्हें एजुकेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है प्रिंटेड ब्रोशर का। हम एक ब्रोशर बना लेते हैं, एक लोकल लैंग्वेज और एक इंग्लिश में, जो कि हम ओपीडी के रजिस्ट्रेशन काउंटर के आसपास या फिर अन्य एरियाज में हम वहां उन्हें रख सकते हैं, जिसको पढ़ के मरीज अपने एजुकेशन को ले सकता है। पेशेंट कोऑर्डिनेटर के थ्रू, जो कि वो बार बार जाके वहां पे पेशेंट के अटेंडेंस को एक्सप्लेन करते हैं। ensuring adequate display of the same at prominent locations। हमें वेटिंग एरियाज में, इनसाइड ओपीडीज, क्लिनिक्स, लैब, रेडियोलॉजी और वार्ड्स में जगह जगह पे उनसे संबंधित पेशेंट के राइट्स और रिस्पांसिबिलिटी से संबंधित बोर्ड्स लगा देने चाहिए, और हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषा में वो उपलब्ध होने चाहिए। PRE1E के बाद जो नंबर आता है वो आता है डी का। तो यहाँ पे बात की जा रही है ऑब्जेक्टिव एलिमेंट डी की। इस ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में कहा गया है द ऑर्गेनाइजेशन हैज अ मैकेनिज्म टू रिपोर्ट अ वायलेशन ऑफ पेशेंट एंड फैमिली राइट्स। यहाँ पे वायलेशन की बात की जा रही है कि जब भी कभी किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आती है तो हमें हमेशा एक सिस्टम रखना चाहिए किसी भी तरीके की इंसिडेंट को रिपोर्ट करने के लिए अपने हॉस्पिटल के स्टे के दौरान। पॉइंट नंबर ई में बात की जा रही है वायलेशन ऑफ द पेशेंट एंड फैमिली राइट आर मॉनिटर्ड, एनालाइज एंड करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन टेकन बाय द टॉप लीडरशिप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यदि किसी भी तरीके का इंसिडेंट आपके संज्ञान में आता है या आपकी जानकारी में आता है तो हमेशा समय रहते एक मिनिमम टाइम फ्रेम में उस इंसिडेंट को फोकस करना चाहिए और उस पर हमेशा एक्शन लेना चाहिए। ये एक एग्जाम्पल है कि किस तरीके से आप अपने अस्पताल के बोर्ड्स को बना सकते हैं पेशेंट राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से संबंधित। किस तरीके अंग्रेजी में या किस तरीके से हिंदी में आप अपने पॉइंट्स को कवर करेंगे और किस तरीके से उन्हें डिस्प्ले करेंगे। यदि कोई मरीज आपके अस्पताल में शिकायत करना चाहता है या किसी भी तरीके की जानकारी देना चाहता है तो आपको कुछ इस तरीके का एक बोर्ड बनाना होगा जिसमें लिखना होगा किसी भी प्रकार के सुझाव व शिकायत दर्ज कराने हेतु नीचे दिए गए नाम व नंबर पर संपर्क करें। मैंने नाम को हटा दिया है और यहाँ पे मोबाइल नंबर मैंने जानबूझ के नहीं हटाया क्योंकि आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर समझ पाए कि आपको नंबर तो मैंडेटरी है, आपको डिस्प्ले करना ही करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ नाम देके आप कह दें कि प्रबंधक महोदय से संपर्क करें।
नहीं, आपको नाम भी देना है और मोबाइल नंबर भी देना है, सो दैट इमीडिएटली कोई भी आपकी पेशेंट से संबंधित या सर्विस से संबंधित आपको कंप्लेंट दर्ज करा सके। यहां से स्टार्ट होता है पीआरई स्टैंडर्ड 2। यहाँ पे बात हो रही है पेशेंट एंड फैमिली राइट सपोर्ट इंडिविजुअल बिलीव्स, वैल्यूज एंड इन्वॉल्व द पेशेंट एंड फैमिली इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। यहाँ पर 3 चीजों को लेकर हम फोकस कर रहे हैं कि हम इस चीज को सपोर्ट करेंगे कि उनकी जाति या धर्म के आधार पर उनके क्या अपनी मान्यताएं हैं, उनकी वैल्यूज को लेके, उनकी मान्यताओं को लेके और पेशेंट के डिसीजन को लेके हमें हमेशा सम्मान रखना चाहिए और उनकी बात को हमेशा वरीयता देनी चाहिए। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव एलिमेंट ए में कहा गया है पेशेंट एंड फैमिली राइट्स include respecting values and beliefs, any special preferences, cultural needs, and responding to requests for spiritual needs. पॉइंट नंबर बी में कहा गया है पेशेंट एंड फैमिली राइट इंक्लूड रेस्पेक्ट फॉर पर्सनल डिग्निटी एंड प्राइवेसी ड्यूरिंग एग्जामिनेशन प्रोसीजर एंड ट्रीटमेंट। मींस कि जब भी कभी आपका कोई भी एग्जामिनेशन किया जा रहा हो आपके पेशेंट का अटेंडेंट पेशेंट का, तो उस पेशेंट की एग्जामिनेशन के दौरान आपको क्या ध्यान रखना है, आपको उसकी प्राइवेसी को ध्यान रखना है, उसकी डिग्निटी को मेंटेन करना है, चाहे आप किसी भी तरीके का एग्जामिनेशन कर रहे हो या किसी भी तरीके का आप प्रोसीजर कर रहे हो। पॉइंट नंबर सी में कहा गया है पेशेंट एंड फैमिली राइट्स इंक्लूड प्रोटेक्शन फ्रॉम नेग्लेक्ट और अब्यूज। हमें हमेशा इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि पेशेंट की जो राइट्स हैं उसमें इस बात का ध्यान दें कि हम किसी भी तरीके की नेग्लिजेंसी उनके साथ ना होने दें और किसी भी तरीके आप शब्दों का प्रयोग उनके साथ ना होने दें। यह उनका अधिकार है, वो इस तरीके के सम्मान पाने का अधिकार रखते हैं। पॉइंट नंबर डी में कहा गया है पेशेंट एंड फैमिली राइट्स इंक्लूड ट्रीटिंग पेशेंट इन्फॉर्मेशन एज कॉन्फिडेंशियल। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी ट्रीटमेंट हमें हमारे अस्पताल में दिया जा रहा है, ठीक है, जो पेशेंट का एजुकेशन आप कर रहे हो या किसी भी तरीके की जानकारी आप दे रहे हो या कोई भी डॉक्यूमेंट पेशेंट का आप अपने अस्पताल में रिकॉर्ड रख रहे हो, उसको किसी अन्य व्यक्ति के साथ डिस्क्लोज नहीं करना है, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना है, उसके डिग्निटी को प्रॉपर मेंटेन करना है। यहाँ पे नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में बात की जा रही है रिफ्यूजल ऑफ ट्रीटमेंट की, कि किसी भी समय मरीज को अधिकार है अपने मरीज का ट्रीटमेंट रोकने के लिए और उसे रिफ्यूज करने के लिए। ऑब्जेक्टिव एलिमेंट एफ में बात की गई है किसी भी तरीके की एडिशनल ओपिनियन लेने के लिए, मींस सेकंड ओपिनियन लेने का उन्हें हमेशा अधिकार है। ऑब्जेक्टिव एलिमेंट जी में बात की गई है किसी भी तरीके का इन्फॉर्म कंसेंट जो आप उनसे लेने जा रहे हैं, मीन्स उनसे किसी भी तरीके की सहमति लेने जा रहे हैं, उस सहमति को देने का पूरा अधिकार उनके पास है, चाहे वो अधिकार दें या ना दें। अब यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं, चाहे वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात हो, चाहे वो एनेस्थीसिया की बात हो या किसी भी तरीके की सर्जरी की बात हो या किसी भी तरीके की रिसर्च एक्टिविटीज की बात हो या फिर कोई भी हाई रिस्क प्रोसीजर या इन्वेजिव प्रोसीजर आप उनके ऊपर करने जा रहे हैं या किसी भी तरीके का ट्रीटमेंट आप उन्हें उपलब्ध कराने जा रहे हैं, वो चाहें तो उसे हमेशा रिफ्यूज कर सकते हैं और अगर वो चाहें तो आपको सहमति देंगे और अगर वो ना चाहें तो वो सहमति के लिए भी मना कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में कहा गया है पेशेंट एंड फैमिली राइट्स इंक्लूड राइट टू कंप्लेन एंड इंफॉर्मेशन ऑन हाउ टू वॉइस अ कंप्लेंट। हमेशा एक मरीज और मरीज के अटेंडेंट के पास एक अधिकार होता है कि वो किस तरीके से अस्पताल में अपनी कंप्लेंट को दर्ज करवा सकते हैं और किस व्यक्ति के संपर्क में आके अपनी कंप्लेंट का सोल्यूशन पा सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी लेने का उनके पास अधिकार है। ऑब्जेक्टिव एलिमेंट आई में कहा गया है कि एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट के बारे में शुरुआत और अस्पताल के स्टे के किसी भी स्टेज पे वो अपनी जानकारी ले सकते हैं और इस बात के बारे में जिक्र कर सकते हैं कि अंदाजन उनका क्या खर्चा आने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट में फोकस किया गया है कि उनके जो क्लिनिकल रिकॉर्ड्स आप मेंटेन करते हो अपने हॉस्पिटल में, मींस पेशेंट फाइल जो आप मेंटेन करते हो अपने एमआरडी में, उसका कभी भी वो एक्सेस मांग सकते हैं और उसकी फोटोकॉपी का भी एक कॉपी अपने पास रख सकते हैं। उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है जो कि उन्हें फॉलो करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट में बात की जा रही है पेशेंट एंड फैमिली राइट्स में, जिसमें कि फोकस किया जा रहा है नेम ऑफ द ट्रीटिंग डॉक्टर, केयर प्लान, प्रोग्रेस एंड इंफॉर्मेशन ऑन देयर हेल्थ केयर नीड्स। यहाँ पे उन्हें पूरा अधिकार है कि वो जानकारी ले सकते हैं किस चीज का, कि उनके डॉक्टर कौन है, ट्रीटिंग कंसल्टेंट कौन है, उनका क्या केयर आप प्लान कर रहे हो, क्या मरीज की स्थिति है प्रोग्रेस की और उनके हेल्थ केयर नीड्स के बारे में क्या उनकी जरूरत है, समय समय पे आप उसका जिक्र कर सकते हैं।
और किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में बात की जा रही है यहाँ पे कि आपको किस तरीके की केयर खुद से देनी है और किस तरीके की केयर पेशेंट के फैमिली मेंबर के द्वारा देनी है, और कोई भी इंफॉर्मेशन आप ऐसी जो कि आपको एजुकेशन चाहिए हो उसके बारे में, केयर से संबंधित कि किस तरीके से क्या-क्या बातें ध्यान रखनी है, तो आपको पूरा अधिकार है, आप कभी भी इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। अपने ट्रीटिंग कंसल्टेंट से भी और अपने किसी भी अस्पताल के अन्य स्टाफ के द्वारा। यहाँ से पीआरई स्टैंडर्ड 3 स्टार्ट होता है और यहाँ पे फोकस किया जा रहा है इन्फॉर्म्ड डिसीजन के ऊपर, केयर प्लानिंग के ऊपर और डिलीवरी प्रोसेस के ऊपर। तो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट ए में कहा गया है पेशेंट एंड फैमिली मेंबर्स आर एक्सप्लेन्ड अबाउट द प्रपोज्ड केयर इंक्लूडिंग द रिस्क, अल्टरनेटिव एंड बेनिफिट। हमेशा एनएबीएच 4th ट्रेडिशन और एनएबीएच 5th ट्रेडिशन में इस बात पे बहुत गंभीरता से ध्यान दिया गया है कि आपको हमेशा अपने कंसेंट में, जो भी पेशेंट का आप कंसेंट या सहमति ले रहे हैं, इन तीनों बातों का वहां पे जिक्र किया जाना चाहिए कि पेशेंट का रिस्क क्या है, उसके अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स क्या हो सकते हैं और उसको इस ट्रीटमेंट के बाद क्या फायदा हो सकता है, बेनिफिट क्या हो सकता है, वो हमेशा लिखा जाना चाहिए सहमति पत्र में। बहुत सारे हॉस्पिटल इन पॉइंट्स को कवर नहीं करते, जिसकी वजह से उनको एनसी मिल जाती है। ऑब्जेक्टिव एलिमेंट बी में बात की जा रही है पेशेंट एंड फैमिली मेंबर्स आर एक्सप्लेन्ड अबाउट देयर एक्सपेक्टेड रिजल्ट। समय रहते हमें हमें हमेशा मरीज अथवा मरीज के अटेंडेंट को ये बताना चाहिए कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होने वाला है, लगभग क्या अंदाजा है आपके ट्रीटमेंट के रिजल्ट आने का और कितने दिन उनको अस्पताल में रुकना पड़ सकता है। ऑब्जेक्टिव एलिमेंट सी में बात की जा रही है पेशेंट और फैमिली मेंबर्स आर एक्सप्लेन अबाउट देयर पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस। हमें हमेशा उनके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में भी उनको अवगत करा देना चाहिए कि अंदाजे से क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं इस ट्रीटमेंट के दौरान या किसी भी प्रोसीजर के होने के बाद। ऑब्जेक्टिव एलिमेंट डी में बात की जा रही है द केयर प्लान इज प्रिपेयर्ड एंड मॉडिफाइड इन कंसल्टेशन विद पेशेंट एंड फैमिली मेंबर। हमें हमेशा जब भी कभी अपने ट्रीटमेंट में कोई बदलाव करना चाहिए या करते हैं तो उस दौरान हमें पेशेंट या फैमिली मेंबर का सहमति लेना होता है और उन्हें एक्सप्लेन करना होता है कि अब हम यहाँ से आज के दिन से पेशेंट के ट्रीटमेंट में ये बदलाव करने जा रहे हैं। यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 3D है उसमें जो केयर ऑफ प्लान की बात की गई कि व्हेन व्हाट इज प्रिपेयर्ड एंड व्हाट इज मॉडिफाइड इन कंसल्टेशन विद पेशेंट एंड फैमिली मेंबर। यहाँ पे बात की जा रही है कि हम हमेशा इस बात को ध्यान में रखेंगे कि while preparing a care plan ensure the patient and family members are consulted for its effective implementation। हम हमेशा उनकी सहमति लेते हैं इसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए यदि हम कोई भी प्लान में बदलाव लाते हैं। पॉइंट नंबर 2 में फोकस किया गया है दिस इज मोर so where certain line of the treatment requires appropriate food or nutritional supplement, additional care at home, religious, cultural and spiritual concern के साथ में। यहाँ पे बात की जा रही है कि जब भी हम कोई सर्टेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं या हमें उसके स्टार्ट करने की जरूरत होती है तो हमें हमेशा अप्रोप्रिएट फूड, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, उनके खाने से संबंधित क्या क्या जानकारी हमें देनी चाहिए और क्या क्या बातों को पेशेंट के अटेंडेंट को ध्यान रखना चाहिए, हमें हमेशा उनको बताना चाहिए। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उनके धर्म, उनके कल्चर और उनकी स्पिरिचुअल कंसर्न को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी सलाह को देना चाहिए। The same may be documented in the case sheet with whom discussed and what modification to plan were made। यहाँ पे बात की जा रही है जो भी आप केयर प्लान में बदलाव ला रहे हैं वो पेशेंट की फाइल में रिकॉर्ड होना चाहिए प्रॉपर नोट्स के द्वारा और टाइमली आप उसे सिग्नेचर, नेम, डेट एंड टाइम के साथ में वैलिडेट कर दें। ऑब्जेक्टिव एलिमेंट ई में कहा गया है कि जो भी डायग्नोस्टिक रिजल्ट्स आपके आएंगे उसके बारे में पूरी जानकारी लेने का अधिकार है मरीज के अटेंडेंट्स को भी और मरीज को भी। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में कहा गया है कि यहाँ पे हमेशा किसी भी तरीके के चेंजेस जो उसकी पेशेंट की कंडीशन में आ रहे हैं आप उसके बारे में कोई भी जानकारी लेने का अधिकार रखते हैं एज अ पेशेंट और एज अ फैमिली मेंबर। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में बात की गई है द पेशेंट एंड फैमिली मेंबर्स आर प्रोवाइडेड मल्टीडिसिप्लिनरी काउंसलिंग व्हेन एप्रोप्रिएट। यहाँ पे बात की जा रही है काउंसलिंग की
वो मरीज अथवा उसके संबंधियों के बारे में, कि जब भी कभी जरूरत पड़ेगी तो पेशेंट और पेशेंट फैमिली मेंबर्स को आपको प्रॉपर काउंसलिंग देनी होगी जब भी उसकी रिक्वायरमेंट हो। मल्टी डिसिप्लिनरी काउंसलिंग का मतलब है कि मल्टीपल टाइम एक ही मरीज पे आप काउंसलिंग करते हैं, पेशेंट की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, उसके स्टेटस को ध्यान में रखते हुए और उसके किसी भी तरीके के ट्रीटमेंट के बदलाव के बारे में। यहाँ से स्टैंडर्ड 4 स्टार्ट होता है और स्टैंडर्ड 4 इस बात पे फोकस करता है, इन्फॉर्म कंसेंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेशेंट और फैमिली अबाउट देयर केयर। तो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट ए कहता है द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्टेन इन्फॉर्म कंसेंट फ्रॉम पेशेंट और फैमिली फॉर सिचुएशन वेयर इन्फॉर्म कंसेंट इज रिक्वायर्ड। हमें हमेशा इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि किन किन परिस्थितियों में हमें अपने पेशेंट के और पेशेंट फैमिली अटेंडेंट से कंसेंट अथवा सहमति लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर लिस्ट बनाते हैं कि हमारे हॉस्पिटल में टोटल ऐसी क्या परिस्थितियां आ सकती हैं जिनमें हमें मरीज के अधिकार से संबंधित और उनके ट्रीटमेंट से संबंधित हमें कंसेंट लेना पड़ सकता है। ठीक है, सो हमें प्रॉपर एक लिस्ट बनानी है और उस लिस्ट के आधार पे हमें सारी कैटेगरी के पेशेंट के कंसेंट भी तैयार करके रखने हैं जो कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होने चाहिए। इससे संबंधित कई बार मैंने ऐसी देखी है हॉस्पिटल में आते हुए कि जब भी कभी एनएबीएच से बोलता है कि आपके पास कोई लिस्ट है कि टोटल कितने तरीके के कंसेंट आपके अस्पताल में चल रहे हैं और वो किस बारे में है। साथ ही साथ हमें ये ध्यान रखना चाहिए जो कि नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में कहा गया है कि हमें जब भी कभी कंसेंट हम बनाते हैं तो लीगल रिक्वायरमेंट में को ध्यान में रखते हुए, स्टेचुटरी नॉर्म्स को हमें ध्यान में रखते हुए हमें इस चीज पे फोकस करना चाहिए कि कोई भी ऐसी जानकारी जो कि लीगली हमें उनसे मांगनी चाहिए और अगर हम नहीं मांग रहे हैं तो हमें इमीडिएटली उन्हें इन्फॉर्म करना चाहिए। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में कहा गया है इन्फॉर्म कंसेंट इंक्लूड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोसीजर, risk, benefit and alternative and as to who will perform the procedure in language that they can understand। यहाँ पे बात की जा रही है कि जो भी सहमति आप मरीज से लेते हैं उसमें इन तीनों चीजों का जिक्र किया जाना चाहिए कि जो ट्रीटमेंट आप करने जा रहे हो या प्रोसीजर आप करने जा रहे हो उस प्रोसीजर के रिस्क क्या है, बेनिफिट क्या है और अल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं। किसी उस ट्रीटमेंट को करने से पहले या उस प्रोसीजर को करने से पहले आपको मरीज अथवा उसके संबंधियों को इसके बारे में पूरी जानकारी दे दी जानी चाहिए। साथ ही साथ जब आप किसी प्रोसीजर के बारे में आप उन्हें जानकारी दे रहे हो तो ये ध्यान रखें कि वो ऐसी भाषा का प्रयोग करें जो भाषा उनको समझ में आती हो। जरूरी नहीं कि आप उसे अंग्रेजी में समझा रहे हैं, अब उसको अंग्रेजी समझ ही नहीं आती और आपने सहमति भी ले ली और उसने सहमति दे भी दी, ना तो उसको समझ आया और ना ही उसे उस चीज को लेके फोकस कर पाया। तो ऐसे केस में पेशेंट लीगली आपके ऊपर केस भी कर सकता है कि डॉक्टर साहब ने तो हमें समझाया ही नहीं था इस बारे में और जो सहमति ली है वो हमसे किसी तरीके के दबाव में ली गई थी, हमें तो पूरी बात बताई ही नहीं गई क्योंकि डॉक्टर साहब अंग्रेजी में बोल रहे थे और हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो ये उनका अधिकार है और ये इसके बारे में हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें हमेशा मरीज की भाषा को देखते हुए ही उस तरीके की भाषा का प्रयोग करना चाहिए कि जिस भाषा में उसको सारी बातें समझ में आ रही हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आपको एक लिस्ट बनानी चाहिए कंसेंट की, तो वो कंसेंट किस तरीके के कंसेंट होते हैं, जनरल एडमिशन कंसेंट, ब्लड डोनेशन कंसेंट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कंसेंट, एचआईवी टेस्ट से संबंधित कंसेंट, एनेस्थीसिया कंसेंट और सर्जिकल कंसेंट, कंसेंट फॉर organ transplantation, consent for multiple procedure of dialysis, consent for USG, consent for MTP। यहाँ पे ढेर सारी चीजों को हमें जो फोकस करना है वो ये है कि अगर लीगली हमें अपने कंसेंट को स्ट्रांग बनाना है तो हमें अपने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फोकस करना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यूएसजी से संबंधित कंसेंट बना रहे हैं और ले रहे हैं तो हमें पीसीपीएनडीटी एक्ट को ध्यान रखना होगा। यदि हम एमटीपी से संबंधित कंसेंट ले रहे हैं तो हमें एमटीपी एक्ट को ध्यान में रखना होगा और अगर हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से संबंधित उसकी सहमति ले रहे हैं तो हमें होता एक्ट को ध्यान रखना होगा। होता मीन्स ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक्ट।
यहाँ पे बात की जा रही है ऑब्जेक्टिव एलिमेंट डी के बारे में, जहाँ पे बोला गया था क्लियरली कि इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग के बारे में, और जो डिसीजन आपने लिया है उसकी सहमति के बारे में। अगर यहाँ पे एक बहुत गंभीरता वाला पॉइंट आ जाता है, जो कि पीआरई 4D में कहा गया है, द ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्राइब हु कैन गिव कंसेंट व्हेन अ पेशेंट इज इनकैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्लीमेंट द सेम। यहाँ पे बात की जा रही है उन सिचुएशंस के बारे में, उन परिस्थितियों के बारे में जब कभी हमें सहमति लेनी होती है, लेकिन पेशेंट उस परिस्थिति में और उस स्थिति में नहीं होता है कि वो स्वयं से अपनी ट्रीटमेंट की सहमति दे सके। तो उस केस में कौन-कौन लोग हैं जो कि लीगली अलाउड हैं उसके बिहाफ पे सहमति देने के लिए या किसी भी तरीके का इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने के लिए। तो यहाँ पे लीगली आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कौन-कौन कंसेंट दे सकता है। माता, पिता, हस्बैंड और वाइफ, ब्रदर एंड सिस्टर, ये 6 लोग हैं जिनमें से जो भी कोई अवेलेबल होगा वही लीगली ऑथराइज्ड होगा किसी भी तरीके की सहमति देने के लिए, किसी भी तरीके के ट्रीटमेंट या प्रोसीजर को करने से पहले। तो दोबारा से रिपीट करते हैं, माता-पिता, हस्बैंड-वाइफ और भाई और बहन। ये 6 कैटेगरी ऐसी होती है रिलेशनशिप की जो कि अलाउड है किसी भी तरीके का डिसीजन लेने के लिए लीगली और उस तरीके की सहमति देने के लिए। यदि मरीज इस स्थिति में नहीं है कि वो अपने ट्रीटमेंट से संबंधित अपनी सहमति दे पाए। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे अस्पतालों में इस चीज पे ध्यान नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से एनएबीएच की एनसी उनको मिल जाती है। ना ही उनके कंसेंट में इस तरीके की एक ऑप्शन का जिक्र किया जाता है कि अगर इन केस पेशेंट कैपेबल नहीं है तो कौन लोग होंगे जो कि उनका कंसेंट दे सकते हैं। ऑब्जेक्टिव एलिमेंट डी में ये आपको जो एक्सप्लेन किया गया है उससे संबंधित आपको सारी बातों को अच्छे से समझ लेना चाहिए और रिलेशनशिप को नोट कर लेना चाहिए। ऑब्जेक्टिव एलिमेंट ई में कहा गया है कि वही व्यक्ति सहमति लेगा जो कि मरीज का ट्रीटमेंट करने जा रहा है या जो भी कोई उनका कोई प्रोसीजर करने जा रहा है। उनके बिहाफ पे कोई और व्यक्ति उस पेशेंट की सहमति नहीं ले सकता है। जैसा कि इसमें लिखा है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट इज टेकन बाय द कंसर्न्ड पर्सन who will perform the procedure। यहाँ से स्टैंडर्ड 5 स्टार्ट होता है और यहाँ पे फोकस है पेशेंट के एजुकेशन के बारे में, इंफॉर्मेशन के बारे में, किससे संबंधित, उनकी हेल्थ केयर नीड से संबंधित। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव एलिमेंट ए की बात करते हैं। यहाँ पे क्लियरली बोला गया है कि हमें हमेशा लैंग्वेज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जब भी हम किसी मरीज को एजुकेट कर रहे हैं, किसी भी तरीके की शिक्षा दे रहे हैं, तो हम ये देख लें कि उस मरीज को वो भाषा समझ में आती है अथवा नहीं। ऑब्जेक्टिव एलिमेंट बी में फोकस किया गया है कि जो पेशेंट को हम एजुकेट करते हैं तो 2-3 चीजों पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। सेफ एंड इफेक्टिव यूज ऑफ मेडिसिन के बारे में और पोटेंशियल साइड इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन के बारे में, जब भी कभी आवश्यकता हो। ऑब्जेक्टिव एलिमेंट सी में कहा गया है पेशेंट एंड फैमिली आर एजुकेट अबाउट फूड ड्रग इंटरेक्शन के बारे में, कि हमें कब-कब ये बातें ध्यान रखनी चाहिए कि कौन सी दवाई खाते समय हमें क्या-क्या खाना नहीं खाना है या खाद्य पदार्थ नहीं लेने हैं जिससे कि हमें नुकसान पहुंच सकता है। पेशेंट स्टैंडर्ड 5B में जहां पे बोला गया था कि इफेक्टिव यूज ऑफ मेडिसिन और पोटेंशियल साइड इफेक्ट के बारे में बात की गई थी। जब कभी जरूरी है तो हमें समझना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं। द पेशेंट एंड फैमिली शुड बी इन्फॉर्म्ड एंड एजुकेट फॉर सेम मेडिकेशन एंड पोटेंशियल साइड इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन ही और शी इज टेकिंग। हमें हमेशा मरीज को समझाना चाहिए कि आप जो दवाइयां ले रहे हैं इसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्या आपको बातें ध्यान रखनी है, उन सभी बातों के बारे में आपको ने एक्सप्लेन करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में हमने क्लियर किया है आपको कि किस तरीके से आप उनके डोज से रिलेटेड साइड इफेक्ट को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं और किन-किन परिस्थितियों में उनको क्या-क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए जिससे कि उनको कभी भी कोई नुकसान ना पहुंचे और उनके मरीज की देखभाल बेहतर बने। तो नंबर 1 पॉइंट है, ड्रग फॉर हाइपरटेंशन शुड बी टेकन एट ए स्पेसिफिक टाइम। हम एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि हाइपरटेंशन की जो दवाइयां होती हैं वो एक निश्चित समय पे ली जानी चाहिए। All those medicine that are sustained release, controlled release, metered release to be taken at a given interval, otherwise adverse situation may appear like ड्रग ओवरडोज।
हमें हमेशा ऐसी सारी दवाइयों को अपने एक निश्चित समय पे लेना चाहिए और दी गई सारी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करनी चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं और एक निश्चित समय का गैप नहीं रखते हैं उन दवाइयों को लेने के बीच में, तो हमें कभी भी मल्टी डोज़ से संबंधित कोई दिक्कत हो सकती है और ओवरडोज़ से रिलेटेड भी समस्या हो सकती है। यहाँ पे फूड ड्रग इंटरेक्शन की बात हो रही है, तो हमें बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स की बात है, जो कि हमें अगर कोई दवाई ले रहे हैं, तो उस समय हमें वो दवाई खाते समय उन फ्रूट्स का ध्यान नहीं रखना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि यदि वो दवाई चल रही है, तो हमें कौन-सा फ्रूट खाना है, कौन-सा फ्रूट नहीं खाना है या खाने से संबंधित क्या चीज़ हमें खाना है, क्या हमें नहीं खाना है। जैसे कि हमने यहाँ पर नीचे केसेस का एग्ज़ाम्पल दिया है कि अगर हम किसी भी तरीके का वारफ़ारिन कैटेगरी का कोई मेडिसिन लेते हैं या विटामिन के लेते हैं या फिर हम किसी भी तरीके का ग्रेप फ्रूट लेते हैं, तो हमें स्टेन से रिलेटेड चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी तरीके का एंटीबायोटिक ले रहे हैं, तो हमें डेयरी प्रोडक्ट्स का फ़ोकस करना चाहिए कि हमें लेना है, नहीं लेना है, लेना है तो कितनी देर में लेना है। अगर एंटी थायरॉइड ड्रग्स हम खा रहे हैं, तो आयोडीन रिच फूड को ही हमें खाना है। ठीक है? इस तरीके के एग्ज़ाम्पल्स के ज़रिए हम समझ सकते हैं कि फूड ड्रग इंटरैक्शन किस तरीके से चीज़ों को बदलाव ला सकता है और अगर हम ध्यान नहीं रखते हैं तो उससे संबंधित हमें नुकसान भी पहुँच सकते हैं। इसकी एक प्रॉपर लिस्ट है जो कि मैं आपको इस क्लास के एंड में कुछ दिखाऊँगा भी कि फूड ड्रग इंटरैक्शन को कैसे और अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव एलिमेंट डी में बात की गई है पेशेंट की डाइट और न्यूट्रिशन से रिलेटेड मीन्स का हमें हमेशा पेशेंट और पेशेंट के फैमिली मेंबर को एजुकेट करना चाहिए उनके डाइट चार्ट के बारे में। ऑब्जेक्टिव एलिमेंट ई में कहा गया है कि हमें हमेशा पेशेंट को एजुकेट करना चाहिए उसकी इम्यूनाइजेशन के बारे में, उसके वैक्सीनेशन के बारे में। ऑब्जेक्टिव एलिमेंट एफ में कहा गया है पेशेंट एंड फैमिली आर एजुकेटेड ऑन वेरियस पेन मैनेजमेंट टेक्निक व्हेन एप्रोप्रिएट। यहाँ पे बात की गई है पेशेंट के एजुकेशन के बारे में, उसके पेन मैनेजमेंट के बारे में और उससे संबंधित जो भी टेक्निक हम यूज करते हैं, हमें हमेशा उसके बारे में उनको अच्छे से समझाना चाहिए। पीआरई 5G में कहा गया है कि हमें हमेशा पेशेंट को स्पेसिफिक डिजीज के बारे में और उनसे संबंधित कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज के बारे में हमें हमेशा उन्हें बताता रहना चाहिए। समय-समय पे उनको प्रॉपर जानकारी देनी चाहिए और उनकी प्रॉपर काउंसलिंग करते रहना चाहिए। ऑब्जेक्टिव एलिमेंट एच में कहा गया है पेशेंट को हमेशा एजुकेट करना चाहिए हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शन के बारे में। हमें हमेशा उन्हें अवगत कराते रहना चाहिए कि अस्पताल में क्या-क्या बातें आपको ध्यान रखनी है, जिससे कि आपको अस्पताल से संबंधित किसी भी तरीके का इन्फेक्शन नहीं हो पाएगा या होगा, ठीक है? तो हमें हैंड वॉशिंग का उन्हें मोटिवेट करना चाहिए या अन्य प्रैक्टिसेज़ को भी हमें उन्हें सपोर्ट करते हुए समझाना चाहिए कि आपको इन-इन बातों का हमेशा ध्यान रखना है। यदि आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं, तो आपको अस्पताल से संबंधित इन्फेक्शन भी हो सकता है। ऑब्जेक्टिव एलिमेंट आई में कहा गया है द पेशेंट एंड फैमिली मेंबर्स स्पेशल एजुकेशन नीड्स आर आइडेंटिफाई एंड एड्रेस। हमें यहाँ पे स्पेशल एजुकेशन के बारे में फोकस करना चाहिए और उनकी स्पेशल नीड्स को ध्यान में रखते हुए उन चीजों को आइडेंटिफाई करना चाहिए और समय-समय पे इससे संबंधित कुछ एक्टिविटीज भी करनी चाहिए। अभी स्पेशल नीड्स और स्पेशल एजुकेशन की जो बात की गई है उसमें क्या-क्या आ सकता है? यहाँ पे आ सकता है कि हम पैम्पलेट्स बनाएँ पेशेंट के इम्यूनाइजेशन से संबंधित या फिर वैक्सीनेशन से संबंधित जो कि मरीज को उपलब्ध कराने चाहिए। काउंसलिंग के सेशंस करने चाहिए हमें समय-समय पे। फूड ड्रग इंटरेक्शन के बारे में हमें हमेशा कुछ बोर्ड को डिस्प्ले करना चाहिए पेशेंट की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट से संबंधित, डाइट से संबंधित और ब्रेस्ट फीडिंग से संबंधित। यहाँ से पेशेंट स्टैंडर्ड जो हमारा स्टार्ट होता है पीआरई 6 से स्टार्ट होता है और यहाँ पे फोकस किया गया है पेशेंट को अधिकार दिया गया है उसकी इंफॉर्मेशन लेने का और इंफॉर्मेशन किस बारे में एक्सपेक्टेड कॉस्ट के बारे में। एक्सपेक्टेड कॉस्ट में सबसे ज्यादा फोकस होता है जो आईसीयू के पेशेंट होते हैं या जो अदर पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं उनसे संबंधित क्या कॉस्ट उनको दी जा सकती है। तो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट ए कहता है कि पेशेंट और पेशेंट फैमिली मेंबर को हमेशा अपनी प्राइसिंग पॉलिसी के बारे में बताते रहना चाहिए स्पेशली ओपीडी के केस में, इमरजेंसी के केस में, आईसीयू के केस में और अदर इन पेशेंट जो एडमिशन्स हैं हमारे उनके केस में। हमें पेशेंट का एजुकेशन हमेशा करते रहना चाहिए कि अंदाज़े से आपका क्या खर्चा आ सकता है हमारे हॉस्पिटल के पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के दौरान, जिसके लिए आप हमारे यहाँ एडमिट हुए हैं।
ऑब्जेक्टिव एलिमेंट बी में कहा गया है द रेलिवेंट टैरिफ लिस्ट इज अवेलेबल टू द पेशेंट। हमें हमेशा उससे संबंधित जो भी रेट लिस्ट है उसके बारे में उसे समझाना चाहिए, दिखाना चाहिए और अवेयर करना चाहिए। ऑब्जेक्टिव एलिमेंट सी में कहा गया है द पेशेंट एंड फैमिली मेंबर्स आर एक्सप्लेन्ड अबाउट देयर एक्सपेक्टेड कॉस्ट। हमें हमेशा उनको एक प्रॉपर समरी देनी चाहिए एडमिशन के समय पे, जिसमें हमें ये डिटेल क्लियर करनी चाहिए कि अंदाजे से आपका क्या खर्चा आ सकता है हमारे हॉस्पिटल के स्टे के दौरान। ऑब्जेक्टिव एलिमेंट डी में कहा गया है पेशेंट और फैमिली मेंबर्स को हमें एजुकेट करना चाहिए फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस के बारे में। जब भी हम कभी कोई चेंजेस करते हैं उनके पेशेंट के प्लान में, कभी भी किसी प्रोसीजर के बदलाव में या किसी भी तरीके की एक्सपेक्टेड, एक तरीके से कह सकते हैं कि अगर कोई एक्सपेक्टेशन है जिसमें कि हमें ऐसा लगता है कि पेशेंट का ट्रीटमेंट में एक बड़ा बदलाव आ सकता है, कि इनिशियली वो पेशेंट जो है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के लिए एडमिट हुआ था, बाद में हमें उसे सर्जरी करनी पड़ी और करने की संभावना है, तो उस केस में जब भी हम कोई ऐसा बड़ा डिसीजन लेते हैं या कोई बदलाव करते हैं, तो हमें पेशेंट की एजुकेशन करनी चाहिए और उससे संबंधित हमेशा हम उन्हें बताते रहना चाहिए बीच-बीच में कि अंदाज़े से आपका ये खर्चा आ सकता है। पेशेंट का जो आपका स्टैंडर्ड 6 ए कहता है स्पेसिफिकली कि हमने जैसा ऑलरेडी बताया है कि हमें हमेशा इस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहिए कि आपका अंदाज़े से क्या खर्चा आने वाला है। साथ ही साथ हमें उसका ब्रेकअप बनाना चाहिए। ब्रेकअप किस तरीके का? 3-4 कैटेगरी के रूप में, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, कंसल्टेशन चार्जेस के बारे में, नर्सिंग चार्जेस के बारे में, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के यूज़ के खर्चे के बारे में, मेडिसिन के बारे में। हमें कई चीज़ों को फ़ोकस करना चाहिए। साथ ही साथ हमें वहाँ पे प्रॉपर प्रॉपर एक डिस्प्ले लगाना चाहिए रेट्स का। अब रेट्स किससे संबंधित? पेशेंट की मॉनिटरिंग के चार्जेस से रिलेटेड, इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड, ड्रग्स से रिलेटेड, कंसल्टेशन से रिलेटेड, डायग्नोस्टिक टेस्ट से रिलेटेड, बेड चार्जेस से रिलेटेड, नर्सिंग चार्जेस से रिलेटेड, पेशेंट के डाइट से रिलेटेड और किसी भी तरीके की प्रोसीजर से रिलेटेड। यदि आप किसी भी तरीके का कोई भी प्लान चेंज करते हैं पेशेंट का ट्रीटमेंट से संबंधित, तो हमें हमेशा उनको इन्फॉर्म करना चाहिए कि अंदाजे से क्या खर्चा आ सकता है। यहाँ से पेशेंट राइट्स एंड एजुकेशन का स्टैंडर्ड 7 स्टार्ट होता है और ये स्टैंडर्ड जो फोकस करता है वो पेशेंट फीडबैक और उसकी कंप्लेंट के प्रोसीजर पे, किस तरीके से हम कंप्लेंट को कैप्चर करना चाहिए, किस तरीके से हमें उन्हें अवेयर करना चाहिए, किस तरीके से हमें पेशेंट का फीडबैक लेना चाहिए, इस बारे में पूरा एक्सप्लेन किया गया है इस स्टैंडर्ड 7 में। तो आगे बढ़ते हैं और स्टैंडर्ड ए के बारे में समझते हैं, जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट ए क्या कहता है। द ऑर्गेनाइजेशन हैज अ मैकेनिज्म टू कैप्चर फीडबैक फ्रॉम पेशेंट व्हिच इंक्लूड पेशेंट सैटिस्फैक्शन। हमें हमेशा पेशेंट का एजुकेशन करते रहना चाहिए और साथ ही साथ सर्वे करते रहना चाहिए कि पेशेंट के सैटिस्फैक्शन का स्टेटस क्या है। हमें पेशेंट को ये चीज का क्लियरली एक्सप्लेनेशन करना चाहिए कि आपका जो भी एक्सपीरियंस है इस अस्पताल में रहा है, वो हमें एक्सप्लेन करें, जिससे कि हम अपनी सुविधाओं को, अपनी सर्विसेज़ को और बेहतर बना सकें। और हमें हमेशा उनके एक्सपीरियंस, चाहे वो बिटर एक्सपीरियंस हो, मतलब कोई भी किसी भी तरीके का खराब एक्सपीरियंस उनका रहा हो या बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हो या किसी भी तरीके की कंप्लेंट हो, हमें उसके बारे में ज़रूर जानकारी लेनी चाहिए। द ऑर्गनाइजेशन रेड रीएड्रेस सॉरी द ऑर्गनाइजेशन रेड्रेस पेशेंट कंप्लेंट एज पर दी डिफाइंड मैकेनिज्म। हमें हमेशा पेशेंट की जो कंप्लेंट है एक डिफाइंड मैकेनिज्म के थ्रू कैप्चर करनी चाहिए। अब ये डिफाइंड मैकेनिज्म क्या है? हम पेशेंट की कंप्लेंट को 3 तरीके से कैप्चर कर सकते हैं। एक, पेशेंट का कंप्लेंट और सजेशन बॉक्स लगा के, दूसरा पेशेंट का कंप्लेंट रिकॉर्ड रजिस्टर बना के और तीसरा डायरेक्ट टेलीफोनिकली वो हमें कंप्लेंट करे और हम उस कंप्लेंट को रिकॉर्ड करें और साथ ही साथ उसे रेक्टिफाई करें। और जब भी हम पेशेंट का फीडबैक बनाएँ ओपीडी, आईपीडी से संबंधित, तो हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। जो क्वेश्चन्स हैं हमें पेशेंट के फीडबैक फॉर्म के, उनमें हमें ज़रूर देखना चाहिए कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन हों, जो कि डॉक्टर सम नर्सेस के बीच में कम्युनिकेशन होती है या पेशेंट अटेंडेंट और डॉक्टर के बीच में होती है या पेशेंट अटेंडेंट और पेशेंट नर्स के बीच में होती है। दूसरा, पेन मैनेजमेंट के ध्यान में रखते हुए, हॉस्पिटल एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए और पेशेंट का हॉस्पिटल का स्टाफ का रिस्पॉन्स को ध्यान में रखते हुए, डिस्चार्ज की इन्फॉर्मेशन के बारे में, कम्युनिकेशन अबाउट मेडिकेशन के बारे में और हॉस्पिटल का ओवरऑल रेटिंग सिस्टम के बारे में।
ऑब्जेक्टिव एलिमेंट डी में कहा गया है पेशेंट एंड फैमिली मेंबर्स आर मेड अवेयर ऑफ द प्रोसीजर फॉर गिविंग फीडबैक और लॉजिंग कंप्लेंट। यहाँ हमेशा हमें पेशेंट के अटेंडेंट और उनके फैमिली मेंबर्स को अवेयर कराना चाहिए। यदि आप किसी भी तरीके का फीडबैक देना चाहते हैं या किसी भी तरीके की कंप्लेंट दर्ज कराना चाहते हैं तो आप किस तरीके से उसे दर्ज करा सकते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में कहा गया है पेशेंट फीडबैक एंड कंप्लेंट्स आर रिव्यूड और एनालाइज विद इन अ डिफाइंड टाइम फ्रेम। जो भी पेशेंट की कंप्लेंट्स आती हैं, जो भी फीडबैक आते हैं, उन्हें एक निश्चित समय के अंतराल पे आपको रिव्यू करना चाहिए, जांचना चाहिए और उससे संबंधित एक्शन लेने चाहिए। अब ये निश्चित समय क्या हो सकता है? ये निश्चित समय आप इंटरनली डिसाइड कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे ये वीकली भी हो सकता है और मंथली भी हो सकता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में बात की गई है करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन के बारे में, जो कि आप लेते हैं जब आप पेशेंट की कंप्लेंट को रिव्यू करते हैं या एनालाइज करते हैं। तो आपने क्या करेक्टिव एक्शन लिया है, क्या प्रिवेंटिव एक्शन लिया है, उन सभी बातों को आपको वहां पे रखना चाहिए और उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंट करना चाहिए और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी क्रॉस चेक करना चाहिए। यहाँ से हम स्टैंडर्ड 8 की बात करेंगे, पीआरई 8 स्टैंडर्ड की बात करेंगे, जो कि फोकस करता है कंप्लीटली इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे। अभी इफेक्टिव कम्युनिकेशन किस-किस के बीच में? पेशेंट एंड फैमिली मेंबर्स और हॉस्पिटल के स्टाफ के बीच में। तो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट ए कहता है द कम्युनिकेशन विद द पेशेंट एंड फैमिली मेंबर्स इज डन इफेक्टिवली। हमें हमेशा बातचीत का जो तरीका है पेशेंट और फैमिली मेंबर्स के साथ में इफेक्टिव रखना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये इफेक्टिव का क्या मतलब एग्जैक्टली, मतलब एक प्रभावपूर्ण, जिसे मैं हिंदी में समझाता हूँ आपको, प्रभावपूर्ण कम्युनिकेशन होना चाहिए, बातचीत का तरीका होना चाहिए। जिस दौरान आप बातचीत कर रहे हैं पेशेंट से, उसको ध्यान रखें कि उसको सारी बातें जो आप बता रहे हो, वो उसे समझ में आ रही हैं या नहीं। वो जो सुनना चाह रहा है, जिस भाषा में आपसे समझना चाह रहा है, क्या आप उसी भाषा में उसे समझा रहे हो और अच्छे से उसे सारी बातें अगर समझ में आ गई हैं, तो ही हम मानेंगे कि वो कम्युनिकेशन जो आपने पेशेंट अटेंडेंट के साथ किया या पेशेंट के साथ में किया, वो इफेक्टिव था, यदि उसको सारी बातें समझ में आ गई है तो। ऑब्जेक्टिव एलिमेंट बी में कहा गया है द ऑर्गेनाइजेशन शैल आइडेंटिफाई द स्पेशल सिचुएशन वेयर एनहांस कम्युनिकेशन विद पेशेंट और फैमिली मेंबर्स वुड बी रिक्वायर्ड। हमें अस्पताल को एक लिस्ट बनानी चाहिए उन सिचुएशंस, उन परिस्थितियों की जहां पे हमें मरीज अथवा मरीज के संबंधियों के साथ में कोई स्पेशल कम्युनिकेशन करनी पड़ सकती है या कोई स्पेशल काउंसलिंग का स्टेटस हमें दिखाना पड़ सकता है या समझाना पड़ सकता है या किसी भी तरीके की जानकारी उन्हें दी जा सकती है। इसके बारे में मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा आपको। देन ऑब्जेक्टिव एलिमेंट सी में बोला गया है एनहांस कम्युनिकेशन जो है हमेशा इफेक्टिव होना चाहिए। जो भी कम्युनिकेशन आप पेशेंट के साथ में कर रहे हैं या उसकी फैमिली मेंबर्स के साथ में कर रहे हैं, वो इफेक्टिव हो और प्रभावपूर्ण हो। यहाँ पे समझते हैं कि किस तरीके से हम पेशेंट की फैमिली मेंबर्स के साथ में अपनी इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हैं। कम्युनिकेशन विद द पेशेंट एंड फैमिली मेंबर्स इज डन इफेक्टिवली। एग्जाम्पल के तौर पे नर्स टू पेशेंट कम्युनिकेशन में अगर हम बात करें कि नर्स जब एक पेशेंट के साथ में बातचीत करती है तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है, यदि हम पेशेंट के साथ में जो बात कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं। अब उसमें क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं? सबसे पहले हम उस पेशेंट को नमस्कार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और एक माहौल डेवलप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं कि वो पेशेंट आपकी बात को सुने और समझे। पॉइंट नंबर 2 में हम पेशेंट की बातों को ध्यान रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। पॉइंट नंबर 3 में हम उनकी बॉडी लैंग्वेज को समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। किस तरीके की सिटिंग पोस्चर के बीच में आई कॉन्टैक्ट को लेके, ड्रेसअप को लेके हमें क्या-क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट में हम समझ रहे हैं कि हम उनकी जो भी एम्पैथीज़ हैं, जो भी उनकी सिचुएशंस हैं, हम उनको ध्यान में रख रहे हैं, नहीं रख रहे हैं। देन हम नेक्स्ट पॉइंट में समझते हैं कि पेशेंट का जो भी रिक्वायरमेंट है, चाहे जैसे नॉट बी, हमेशा आपको पेशेंट के साथ में कभी भी ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि अगर पेशेंट आपके साथ बदतमीजी कर भी रहा है या किसी भी तरीके का अपशब्द का प्रयोग कर रहा है, तो हमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए और हमें हमेशा इस बात पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि हम शांतिपूर्ण वातावरण कैसे बना सकते हैं। हम कभी भी जजमेंटल ना हो किसी भी तरीके की सिचुएशन में। हमें हमेशा पेशेंट के सारे डाउट्स को क्लियर करना चाहिए।
हमेशा सारे क्वेश्चंस का आंसर देना चाहिए और लास्ट में अपनी कम्युनिकेशन को कंप्लीट करते समय या अपनी बातचीत को पूर्ण करते समय मरीज को धन्यवाद देना चाहिए कि उसने हमारे साथ अच्छे से बातचीत की। यदि आप ऐसा करते हैं तो वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव माना जाएगा, मीन्स प्रभावपूर्ण माना जाएगा। लेकिन जब भी कभी हम पेशेंट की इंफॉर्मेशन के बारे में 2 स्टाफ के बीच में देते हैं, एग्जांपल के तौर पे हैंडओवर के समय पे या किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में या किसी भी वर्बल ऑर्डर के समय, जब हम टेलीफोनिकली कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं, एक स्टाफ दूसरे स्टाफ के बीच में, एक डॉक्टर एक नर्स के बीच में, एक नर्स अदर टेक्नीशियन के बीच में, तो हमें हमें कुछ टूल्स का प्रयोग करना चाहिए। यदि हम उन टूल्स का प्रयोग करते हैं तो वो कम्युनिकेशन हमारी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के रूप में दिखाई देती है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, जब भी कभी हम पेशेंट का हैंडओवर लेते हैं, तो एक नर्स दूसरे नर्स से जब भी कभी पेशेंट का हैंडओवर लेती है या एक नर्स अपने किसी डॉक्टर को इन्फॉर्म करती है किसी स्पेशल सिचुएशन के बारे में या एक डॉक्टर साहब जब भी कभी उनको टेलीफोनिक ऑर्डर देते हैं नर्स को, तो किस तरीके के कम्युनिकेशन टूल का प्रयोग करके हम अपनी बातचीत के तरीकों को प्रभावपूर्ण बना सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जा रहा है ISBAR के बारे में। ISBAR एक कम्युनिकेशन टूल है, जिस टूल का प्रयोग करके हम अपनी बातचीत के तरीकों को प्रभावशाली अथवा ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। सो आई का मतलब क्या है? आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले हमें पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन अपने स्टाफ का और पेशेंट दोनों का देना चाहिए कि यदि हम किसी बातचीत को कर रहे हैं, एक डॉक्टर एक नर्स के द्वारा या एक नर्स एक दूसरी नर्स के द्वारा, तो सबसे पहले बताएगी उसका खुद का नाम क्या है, पेशेंट का नाम क्या है, किसके बारे में वो बात करने जा रही है। फिर नेक्स्ट वर्ड है एस, जिसमें कि सिचुएशन के बारे में आप बताओगे कि करंट प्रॉब्लम क्या है, जिसके संबंध में आपने उसको फ़ोन किया है या आप उससे बातचीत कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 3 जहाँ पे बी शब्द का यूज़ करा गया है और बी शब्द को बैकग्राउंड के बारे में बात की गई है कि मरीज़ की पुरानी प्रॉब्लम क्या थी, कोमॉर्बिडिटीज़ क्या है, क्या ट्रीटमेंट ऑलरेडी दिया जा रहा है और आगे हमें किस-किस बातों में फ़ोकस करने के लिए बोला गया है। फिर वर्ड ए जो कि है असेसमेंट। असेसमेंट में हम ध्यान देते हैं कि पेशेंट के वाइटल्स, पेन का असेसमेंट का स्टेटस और ड्रेन का स्टेटस हमारा क्या है उस मरीज का और हमें किस बात के बारे में उनको एक्सप्लेन करना है सामने वाली दूसरी पार्टी को, मीन्स दूसरी नर्स को। देन आर मीन्स रिकमेंडेशन। इस रिकमेंडेशन में हम देखते हैं कि कौन-कौन से इन्वेस्टिगेशन हमें कराने चाहिए, क्या-क्या मेडिसिन हमें मरीज को देनी चाहिए और कब-कब पेशेंट के कंसल्टेशन हमें करानी चाहिए और क्या-क्या बातें अभी पेंडिंग है। मीन्स अगर किसी को कोई टेस्ट कराना है और वो अभी भी पेंडिंग है, उसका सैंपल भी नहीं गया है और कुछ पेशेंट का सैंपल चला गया है बट उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। फर्दर हमें किसी भी तरीके की डिस्चार्ज की प्लानिंग के बारे में अगर कोई बात बतानी है, तो हमें हैंडओवर देते समय प्रॉपर समझाना चाहिए। यदि ये सारे स्टेप्स हम फॉलो करते हैं, तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के तौर पे माना जाता है और ISBR का टूल का रिकमेंडेशन नेशनली और इंटरनेशनली दोनों तरीके से दिया गया है। इवन JCI के इम्प्लीमेंटेशन में भी हम प्रॉपर हैंडओवर के समय ISBR टूल का ही प्रयोग करते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हमें कुछ सिचुएशंस के बारे में जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि आपको ध्यान रखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि आपको एक लिस्ट बनानी चाहिए कि किन-किन परिस्थितियों में आपको एनहांस कम्युनिकेशन करने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो आता है ब्रेकिंग बैड न्यूज़। हमें जब भी कभी किसी भी तरीके की कोई बैड न्यूज़ देनी होती है पेशेंट या पेशेंट के फैमिली मेंबर्स को, तो हमें समझना चाहिए कि हमें क्या माहौल देखना है, किस तरीके से बातचीत करनी है, वो इन्फॉर्मेशन किसके द्वारा दी जानी चाहिए, इन सारी बातों को हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे उसके अलावा जो सिचुएशन दी गई है कि कभी कोई ऐसा व्यक्ति जो कि एडवर्स इवेंट से संबंधित कोई ऐसी सिचुएशन हो, जहाँ पे एडवर्स इवेंट हो गया हो और कोई रिएक्शन, चाहे वो ड्रग रिएक्शन हो, चाहे वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो, यदि मरीज को हो गया है, ओवरडोज़ का केस है, अंडरडोज़ का केस है, तो उसके बारे में जानकारी पेशेंट अथवा पेशेंट के फैमिली मेंबर को कैसे देनी है और किसके द्वारा देनी है, हमें ये अपनी लिस्ट में ऐड कर देना चाहिए इस सिचुएशन को। नेक्स्ट सिचुएशन है कि हमें एग्रेसिव पेशेंट और फैमिली मेंबर को कैसे हैंडल करना है, कौन हैंडल करेगा, कौन उनसे बातचीत करेगा,
इस सिचुएशन को समझने के लिए हमें अपना प्रोटोकॉल बनाना चाहिए। फिर नेक्स्ट है कि अगर हमें ये देखना है कि टॉकिंग टू फैमिली ऑफ अ पेशेंट हु हैज एक्सपायर्ड, किसी पेशेंट की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है, तो उसकी जानकारी कौन व्यक्ति देगा अस्पताल में? क्या स्टाफ नर्स देगी या ड्यूटी डॉक्टर देगा या डायरेक्टली कंसल्टेंट देगा? इसकी बात हमें समझनी चाहिए, इस पॉइंट पे हमें फोकस रखना चाहिए और इसके लिए हमें अपना प्रोटोकॉल बनाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में बात की जा रही है काउंसलिंग से संबंधित कि कभी भी कोई कॉम्प्लिकेटेड इंटरवेंशन होने की संभावना है, तो हमें हमेशा पेशेंट की पहले से ही काउंसलिंग कर देनी चाहिए और उसे इस बारे में अवगत करा देना चाहिए। लेकिन ऐसी सारी केसेस में आपको क्या बात ध्यान रखनी होती है, पहले से अपने प्रोटोकॉल डिफाइन करने होते हैं और उसको अपने सारे स्टाफ को अवगत भी कराना होता है कि ऐसी कभी कोई परिस्थिति आती है तो आपको क्या-क्या सिचुएशन लेन उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या-क्या बातें आपको ध्यान रखनी है। एनहांस कम्युनिकेशन के समय आप क्या-क्या स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपना इंटरव्यू का प्रॉपर सेटिंग बना लें, आप उनको एक माहौल दें, ठीक है? कि आपको अगर पेशेंट का इंटरव्यू करना है या एक्सप्लेन करना है, तो आपको एक प्रॉपर काउंसलिंग रूम में उन्हें बैठा लें। फिर पेशेंट का हम क्या करें, असेसमेंट करें कि उस पेशेंट का परसेप्शन क्या है, उसका सोचने का तरीका क्या है। फिर साथ ही साथ हम देखें कि ऑब्टेनिंग द पेशेंट इन्विटेशन, हम पेशेंट के किसी भी तरीके के सुझाव को हमेशा फॉलो करें और फोकस करें कि हमें अपनी बातचीत के दौरान उनकी बातों को सुनना है और उनके किसी भी तरीके के सुझाव को ध्यान में रखते हुए ही अपनी बात को आगे रखना है। गिविंग नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन टू द पेशेंट, हमें हमेशा मरीज को जानकारी देनी देते रहनी चाहिए और हर तरीके की इन्फॉर्मेशन देते रहना चाहिए जो कि उसकी रिक्वायरमेंट है। स्टेप 5 में बात की गई है पेशेंट के इमोशंस से लेके और एम्पैथिक रिस्पॉन्स को लेके। हमें हमेशा ये बात ध्यान रखना चाहिए पेशेंट का इमोशनल जो रिक्वायरमेंट है, जो अटैचमेंट है, वो किस तरीके का है और हमें किस तरीके के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, किस तरीके की सिचुएशन में किस तरीके की बात करनी चाहिए, किस तरीके से अपनी बात को शुरुआत करना चाहिए और किस तरीके से अपनी बात का एंड करना चाहिए। इस बात पे हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। स्टेप 6 में फोकस किया गया है कि हम किस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी बनाएं, अपनी प्लानिंग्स बनाएं, किस तरीके से हम फॉलो करें उन सारे स्टेप्स को जो कि हम अपने ट्रीटमेंट के दौरान फोकस करना चाहते हैं। ऑब्जेक्टिव एलिमेंट डी, जहां पे बात की गई, द ऑर्गेनाइजेशन एंश्योर दैट देयर इज नो अनएक्सेप्टेबल कम्युनिकेशन। यहाँ पे इस बात को फोकस किया जाता है कि ऐसी कोई परिस्थिति हो सकती है क्या कि जिसमें कि हमें कम्युनिकेशन को एक्सेप्ट ही नहीं करना है या किसी भी तरीके की बातचीत को मानना ही नहीं है अगर वो आपके रूल्स एंड रेगुलेशन के अनुसार ना हो या आपके क्राइटेरिया में ना आते हो। ऑब्जेक्टिव एलिमेंट ई में बात की गई, ऑर्गेनाइजेशन हैज अ सिस्टम टू मॉनिटर एंड रिव्यू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यहाँ पे बात की गई है कि हमें अपने अस्पताल में समय समय पे ऑडिट करते रहना चाहिए, मॉनिटर करते रहना चाहिए कि क्या लोग इफेक्टिव कम्युनिकेशन को कर रहे हैं या नहीं, क्या वो कम्युनिकेशन टूल्स का प्रयोग करते हैं या नहीं अपने रूटीन डे टू डे प्रैक्टिसेस में। तो इस चीज को हमें हमेशा अपने ऑडिट के थ्रू या किसी भी तरीके के सर्वे के थ्रू क्रॉस चेक करते रहना चाहिए। यहाँ पे अनएक्सेप्टेबल कम्युनिकेशन के बारे में मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू आइडेंटिफाई व्हाट कॉन्स्टिट्यूट अनएक्सेप्टेबल कम्युनिकेशन एंड सेंसिटाइज देम टू द योर स्टाफ अबाउट द सेम। यहाँ पे आपको एक लिस्ट ऑफ सिचुएशन बनानी चाहिए जो कि आपको अनएक्सेप्टेबल कम्युनिकेशन के बारे में हो और सारे स्टाफ को उसकी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि किन किन परिस्थितियों में आपको क्या क्या प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं। यदि कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसमें कि पेशेंट अपनी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट रखता है, तो हमें देखना है कि वो रिक्वायरमेंट हमें फॉलो करनी भी है या नहीं करनी है, उनको अलाउ करना है या नहीं करना है। ये सारी चीजें हमें एक प्रोटोकॉल के थ्रू समझनी चाहिए। दिस इंक्लूड अब्यूज ऑफ द पेशेंट, हर्टिंग रिलीजियस और कल्चरल सेंटिमेंट्स, कम्युनिकेटिंग विद डिसरिस्पेक्ट। इस तरीके के एग्जांपल्स को हम समझ सकते हैं कि जब भी कभी पेशेंट हमारे साथ बदतमीजी करता है, अपशब्द का प्रयोग करता है या फिर किसी भी तरीके के धर्म का सम्मान नहीं करता है या उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है या हमारे जो वैल्यूज हैं, कल्चरल वैल्यूज जो हैं, जो हमारे धर्म से संबंधित हैं, वो अगर उनका कोई नुकसान करता है या किसी तरीके को
अपशब्दों का प्रयोग करता है तो हमें उस केस में क्या करना है और हमें उनकी बातें माननी है या नहीं माननी है। और अगर वो किसी भी स्टाफ के साथ में डिसरिस्पेक्ट करता है या गलत व्यवहार करता है, लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश करता है, तो हमें उसके साथ क्या प्रोटोकॉल फॉलो करना है, इसकी हमें प्रॉपर एक लिस्ट बनानी चाहिए और प्रॉपर उसका प्रोटोकॉल बनाना चाहिए। साथ ही साथ सारे स्टाफ को इस तरीके की सिचुएशन के बारे में समझाना चाहिए। यहाँ पे मैं एक लास्ट स्लाइड में आपको इस चीज़ पे फ़ोकस कराना चाहूँगा, जो कि मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ कि कैसे इम्प्लीमेंटेशन को आप चेक करते हो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के और कैसे आप उन्हें मॉनिटर करते हो। तो बेसिकली 2 ही तरीके होते हैं चीज़ों को मॉनिटर करने के, या तो आप उसे इंटरव्यू के तरीके से आप फ़ोकस करो, मीन्स सर्वे के थ्रू आप उसे फ़ोकस करो, या फिर किसी भी तरीके का ऑब्जर्वेशनल ऑडिट करो आप। तो ही आप समझ सकते हो कि उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव एलिमेंट का इम्प्लीमेंटेशन आपके अस्पताल में हो रहा है या नहीं, आपको तभी जानकारी मिल पाएगी। तो उससे संबंध में मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं कि all the staff are trained on healthcare communication techniques using qualified trainers. The training given or evaluated periodically. हम जो भी ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट करते हैं उनके संबंध में हमें इवैल्यूएशन करना चाहिए। इवैल्यूएशन 2 तरीके से होता है, एक फीडबैक के थ्रू और एक प्रॉपर एग्जाम के थ्रू। देन नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं ट्रेनिंग नीड एनालिसिस की। of staff is done based on analysis of patient feedback, incident report and employee feedback. यहाँ पे हम 3 चीजों को फोकस करते हैं जिसके आधार पे हम ये समझते हैं कि हमें किस-किस तरीके की ट्रेनिंग अपने स्टाफ को दी जानी चाहिए। नंबर 1 पेशेंट फीडबैक के आधार पे, नंबर 2 किसी भी तरीके की घटना के घटित होने के आधार पे और नंबर 3 हमें अपने खुद के कर्मचारी के फीडबैक के आधार पे। पॉइंट नंबर 4 में फोकस किया गया है तो बेस्ड ऑन द एप्रोप्रिएट स्टाफ ट्रेनिंग ऑन इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज एंश्योर्ड। हमें हमेशा अपने स्टाफ की ट्रेनिंग को कंडक्ट कराना चाहिए और ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो टॉपिक है वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे हम ट्रेनिंग कंडक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है हम इस टॉपिक को भूल जा रहे हैं और अदर टॉपिक पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, या इसकी जो पीरियोडिसिटी हमने निर्धारित करी है वो काफी कम है और टॉपिक्स के मुकाबले, तो हमें इन सारी चीजों पे फोकस करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच।